हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार शुक्ला आप सभी के साथ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहा हूं। पिछले वीडियो में हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जैसे कि मैन, मशीन, मटेरियल इत्यादि को देखा था। इसके साथ ही हमने रैपिड प्रोटोटाइपिंग कंसेप्ट के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन किया था। हमने जाना था कि किसी कैड ड्राइंग को या डिजिटल ड्राइंग को किस प्रकार से हम फिजिकल मॉडल के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने रैपिड प्रोटोटाइपिंग की महत्ता, उपयोगिता इत्यादि के बारे में भी ब्रीफ डिस्कशन किया था। रैपिड प्रोटोटाइपिंग बेसिकली कई सारी टेक्निक्स का एक कलेक्शन होता है, समूह होता है, जो कि कैड डिज़ाइन या फिर डिजिटल डिज़ाइन को एक फिजिकल मॉडल के रूप में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी सहायता से हम उस मॉडल्स के बारे में कई प्रकार की जानकारियों को आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो रैपिड प्रोटोटाइपिंग टेक्निक है, इसमें 3D प्रिंटिंग, स्टीरियोलिथोग्राफी इत्यादि कई प्रकार की टेक्निक्स का कलेक्शन होता है। इसी के अंतर्गत हमने 3D प्रिंटिंग को भी ब्रीफ रूप में डिस्कस किया था। आज हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग, जिसे हिंदी में हम गलित निक्षेपण प्रतिमान कह देते हैं। बेसिकली ये भी एक 3D प्रिंटिंग की एक टेक्निक है, रैपिड प्रोटोटाइपिंग के अंदर जो यूज की जाती है। ठीक है, इसमें फ्यूज्ड फिलामेंट फैब्रिकेशन, ठीक है, जिसे ट्रेडमार्क के अंतर्गत फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग के नाम से भी जाना जाता है। अब ये फ्यूज्ड फिलामेंट फैब्रिकेशन क्या होता है, तो इस मेथड के अंतर्गत यानी जो फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग है, इसके अंतर्गत हम प्लास्टिक या फिर मेटल के लंबे एलिमेंट्स का उपयोग करते हैं जो कॉइल्स के रूप में होते हैं, और किसी नोजल के थ्रू होकर उसे हम गुजारते हैं, और नोजल को हम हीट कर देते हैं, जिसकी वजह से उसके अंतर्गत वो फिलामेंट मेल्ट हो जाता है और फिर मेल्टेड फॉर्म में वो बाहर निकलता है। ठीक है, और इस मेल्टेड फॉर्म के एलिमेंट को, मटेरियल को हम किसी मूविंग टेबल के ऊपर एक लेयर के रूप में एक्सपेंड करते हैं, और जब एक लेयर पूरी तरह से सूख जाती है तो फिर उसके ऊपर नेक्स्ट एडिशन कर देते हैं। इस प्रकार से ये पूरा फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग के अंतर्गत हम कंप्लीट 3D मॉडलिंग या कंप्लीट 3D प्रिंटिंग के द्वारा ऑब्जेक्ट का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये जो फ्यूज्ड फिलामेंट फैब्रिकेशन, जिसे हमने FFF कहा था, इसे हमने ट्रेडमार्क के अंतर्गत फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडल कहा है। ठीक है, और क्योंकि अब इसे हम फ्यूज्ड फिलामेंट फैब्रिकेशन क्यों कहते थे, क्योंकि इसके अंतर्गत अक्सर हम एक लंबे थर्मोप्लास्टिक का फिलामेंट यूज करते हैं। ठीक है, जो कॉइल्ड फॉर्म में होते हैं। इसे कभी कभी फिलामेंट फैब्रिकेशन फ्री फॉर्म के रूप में भी कह देते हैं, क्योंकि एक 3D प्रिंटिंग विधि है और इसमें थर्मोप्लास्टिक पदार्थ का एक कॉन्टीन्यूअस फिलामेंट यूज किया जाता है। ठीक है, वर्तमान में जो फ्यूज्ड फिलामेंट प्रिंटिंग है, ठीक है, बेसिकली ये हॉबीइस्ट ग्रेड यानी जो शौकीन श्रेणी के लोग हैं उनके द्वारा यूज किया जाने वाला टेक्निक है। और हालांकि ऐसी टेक्निक हमारे पास अन्य हैं, जैसे कि पॉलीमेराइजेशन, ठीक है, फोटो पॉलीमेराइजेशन और पाउडर सिंटरिंग मेथड, जो कि फ्यूज्ड फिलामेंट मेथड से भी बढ़िया किस्म के ऑब्जेक्ट को बना सकती हैं, पर वे फ़िलहाल इनसे महंगे होते हैं। ठीक है, इन टेक्निक से यानी जो हमारे पास फ्यूज्ड फिलामेंट मेथड है, इससे वो कॉस्टली होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें, ठीक है, हालांकि हम जो डिस्कशन कर रहे हैं ये सारी बातें इसमें हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही मीडियम में मेंशन है, तो हिंदी व इंग्लिश किसी भी मीडियम के स्टूडेंट को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, अब ये जो फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग थे, इसे हम इस फिगर के द्वारा आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये नोजल है, ठीक है, और इसी नोजल के थ्रू ये जो हमारा थर्मोप्लास्टिक का
फिलामेंट था, कॉन्टिन्यूस फिलामेंट, इसके थ्रू होते आता है और उसे मेल्ट करने के लिए इस नोजल को हम हीट कर देते हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे हमारे पास जो नीचे टेबल दिख रही है, ये मूवेबल टेबल है। इसकी सहायता से हम इस लेयर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और 3D प्रिंटिंग के अंतर्गत हमारे पास डिफ्यूज्ड या फिर फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग के अंतर्गत कंपोनेंट का निर्माण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें तो अब इसमें जो हमने कंपोनेंट देखे, जैसे नोजल देखा, ये मूवेबल टेबल देखा, इन सब की सहायता से किस प्रकार से डिपोजिशन करते हैं उसी का डिटेल डिस्कशन नीचे मिला है कि नोजल पिघला हुआ पदार्थ को बाहर निकालता है, यानी जो नोजल है जिसके अंतर्गत हमारा थर्मोप्लास्टिक का फिलामेंट होकर आता था उसे हमने क्या किया, मेल्ट करके बाहर निकाला है। इसके अलावा जो जमा पदार्थ है यानी प्रतिरूपित भाग है, डिपॉजिट मटेरियल, उसको हम इस मूविंग टेबल के ऊपर कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो FDM यानी फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग के अंतर्गत एक प्लास्टिक फिलामेंट, जैसे हमने कहा था थर्मोप्लास्टिक का फिलामेंट या फिर धातु के तार का उपयोग करके काम किया जाता है, जो एक कॉइल्ड फॉर्म में अनबाउंड होता है और एक एक्सट्रूजनल नोजल की पदार्थ को आपूर्ति करता है। ठीक है, इस प्रवाह को चालू या बंद कर सकता है तथा नोजल को पदार्थ को पिघलाने के लिए, क्योंकि जो एलिमेंट है ये डायरेक्टली हम नोजल में इंसर्ट करते हैं, पर हमारा जो पदार्थ निकलना चाहिए वो मेल्टेड फॉर्म में निकलना चाहिए, इसलिए नोजल को हम हीट करते हैं। और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, यानी कैम सॉफ्टवेयर की सहायता से सीधे न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड मशीन के द्वारा इसे हम वर्टिकल एवं हॉरिजेंटल डायरेक्शंस में कंट्रोल वे में एक लेयर तैयार कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा, ये हमारे पास जो मशीन है, ये जो इस मूवेबल टेबल से अटैच होती है, बेसिकली वो NC मशीन होती है और इस प्रकार से लेयर को जनरेट करने में इसे आवश्यकता अनुसार एक्सिस के अलॉन्ग मूवमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग के अंतर्गत सारी प्रोसेस आएंगी। ठीक है, अब जो FDM है यानी फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, इसका आविष्कार बेसिकली रॉड कैंप ने 18 के दशक के अंत में किया था और इस तकनीक को पेटेंट कराने के बाद उन्होंने 1988 में कंपनी स्ट्रेटासिस की शुरुआत की थी। फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग और FDM के लिए ये इसका संक्षिप्त नाम स्ट्रेटासिस इंक है। ठीक है, इस प्रकार से जो फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग है ये 3D प्रिंटिंग का ही एक एक अलग से तकनीक है और इसके द्वारा हम नए या फिर जो 3D प्रोटोटाइपिंग ऑब्जेक्ट हैं उनको तैयार कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास FDM की लाभ और सीमाएं, एडवांटेजेस क्या हैं इस फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग की और लिमिटेशंस क्या हैं। तो FDM कस्टम थर्मोप्लास्टिक्स भागों को और प्रोटोटाइप के उत्पादन का सबसे अधिक लागत प्रभावी विधि है, यानी कॉस्ट इफ़ेक्टिव मेथड है। प्रौद्योगिकी की उच्च उपलब्धता के कारण, ठीक है, FDM का नेतृत्व समय कम है, यानी चूँकि हाई टेक्नोलॉजी अवेलेबल है इसलिए हमारे FDM को जो लीडिंग टाइम है वो कम समय में ही प्रोटोटाइप को तैयार कर देती है। थर्मोप्लास्टिक पदार्थ की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है। अब चूँकि इसमें नोजल्स में जो हम फिलामेंट यूज करते हैं वो थर्मोप्लास्टिक में, तो कई सारे थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स हैं जिसकी सहायता से हम प्रोटोटाइप और कुछ नॉन कॉमर्शियल कार्य के लिए दोनों के लिए हम इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, FDM में अन्य 3D प्रिंटिंग प्रौद्योगिकियों की तुलना में सबसे कम आयामी सटीकता, ठीक है, और संकल्प है, इसलिए यह जटिल विवरण वाले भागों के लिए उपयुक्त नहीं है। अब चूंकि FDM में अगर देखें तो एक प्रॉब्लम हमें ये समझ में आती है कि FDM मेथड के अंतर्गत जो डायमेंशनल टॉलरेंसेस हैं ये बहुत कम है, इसलिए अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स शेप के ज्योमेट्री के लिए इसका उपयोग करना चाहें तो शायद ये उतना प्रभावी नहीं हो पाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास FDM जो पार्ट्स हैं इसमें विजुअल लेयर को देखने में उसमें लाइंस दिख सकती हैं। ठीक है,
यानी एफडीएम के अंतर्गत जो मटेरियल बन रहे हैं उसमें जो विजुअल पार्ट्स हैं उसमें रेखाएं होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि एक चिकनी परिष्करण के लिए पोस्ट प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है जो हमारे एफडीएम प्रोसेस में नहीं हो पाती है। ठीक है। परत आसंजन तंत्र यानी जो एफडीएम है ये भागों को अनिसोट्रॉपिक बनाता है, यानी इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे कुछ लाभ और सीमाएं हैं इस एफडीएम को उपयोग में लाने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास स्टीरियोलिथोग्राफी। ठीक है। स्टीरियोलिथोग्राफी ये रैपिड प्रोटोटाइपिंग के अंतर्गत नेक्स्ट टेक्निक है, और स्टीरियोलिथोग्राफी जिसे हम स्टीरियोलिथोग्राफी उपकरण, ठीक है, ऑप्टिकल फैब्रिकेशन यानी प्रकाशिक संयोजन, फोटो सॉलिडिफिकेशन और रेजिन प्रिंटिंग के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो स्टीरियोलिथोग्राफी है इसके कई सारे नाम्स हो गए, जैसे कि ऑप्टिकल फैब्रिकेशन, ठीक है, फोटो सॉलिडिफिकेशन या फिर रेजिन प्रिंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। अगर रेजिन प्रिंटिंग नाम आपसे पूछ लिया जाए कि आप रेजिन प्रिंटिंग से क्या समझते हैं, तो भी आपको स्टीरियोलिथोग्राफी के बारे में ही बताना है। ठीक है। या चूँकि ऑप्शंस बेस्ड सिस्टम में आपसे पूछा जा सकता है स्टीरियोलिथोग्राफी के अन्य नाम क्या हैं, उसमें से कोई एक ऑप्शन दिया जा सकता है, तो इन नाम्स को आपको ध्यान में रखना है, जैसे ऑप्टिकल फैब्रिकेशन, फोटो सॉलिडिफिकेशन और रेजिन प्रिंटिंग। ठीक है। अब हम आगे अगर बढ़ें, नेक्स्ट है हमारे पास तो स्टीरियोलिथोग्राफी। ये एक 3D प्रिंटिंग का तकनीक है, ठीक है, जिसका उपयोग प्रतिरूप यानी कि मॉडल, प्रतिमान यानी कि प्रोटोटाइप, सांचा यानी कि मोल्ड व उत्पादन के भागों को परत दर परत तरीके से फोटोकेमिकल प्रोसेस द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। तो स्टीरियोलिथोग्राफी के अंतर्गत, जो कि हमारी एक 3D प्रिंटिंग टेक्निक का एक रूप है, यानी स्टीरियोलिथोग्राफी भी 3D प्रिंटिंग का ही एक तकनीक का एक रूप है, और इसके अंतर्गत हम मॉडल, प्रोटोटाइप और फिर मोल्ड या फिर कंपोनेंट के पार्ट्स को परत दर परत तरीके से फोटोकेमिकल प्रोसेस द्वारा बना सकते हैं। ठीक है। इस फोटोकेमिकल प्रोसेस में प्रकाश की किरण एक अणुक रसायन को कुछ अणुक रसायन के साथ बांधकर पॉलीमर बनाने को प्रेरित करती है। ठीक है। यानी सिंगुलर मॉलिक्यूल को एक साथ मिक्स करके उसे पॉलीमर के रूप में कन्वर्ट करने का प्रयास करती है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो पॉलीमर बन रहे हैं, ठीक है, फोटोकेमिकल की सहायता से बहुलक बन रहे हैं, जिसे बहुलक कहते हैं। ठीक है। इस बहुलक के द्वारा, पॉलीमर के द्वारा त्रिविमीय ठोस, ठीक है, यानी जो 3 डायमेंशनल सॉलिड हैं उनके बॉडी की रचना की जाती है। ठीक है। इन्हीं पॉलीमर्स के द्वारा, बहुलक के द्वारा जो त्रिविमीय ठोस हैं यानी कि 3D सॉलिड, इनके बॉडी की रचना होती है। स्टीरियोलिथोग्राफी शब्द की रचना 1984 में चक हल द्वारा की गई थी। ठीक है। ये जो स्टीरियोलिथोग्राफी शब्द है ये 1984 में आया है। स्टीरियोलिथोग्राफी का उपयोग नवनिर्मित हो रहे उत्पाद के प्रतिमान बनाने, यानी जो हमारे नए प्रोडक्ट बनने जा रहे हैं उसके प्रोटोटाइप को बनाने के लिए, इसके अलावा मेडिकल प्रतिरूप बनाने के लिए, यानी मेडिकल मॉडल्स को जनरेट करने के अंतर्गत, इसके अलावा कंप्यूटर हार्डवेयर बनाने इत्यादि में उपयोग में लाया जाता है। ठीक है। स्टीरियोलिथोग्राफी एक फास्ट प्रोसेस है, त्वरित प्रक्रिया है, जिसमें लगभग किसी भी प्रकार के डिज़ाइन बनाई जा सकती है, यानी कैसी भी डिज़ाइन हो उसका मैन्युफैक्चरिंग किया जा सकता है, लेकिन ये महंगा हो सकता है। ठीक है। बट इट कैन बी कॉस्टली। ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टेक्निक है, वह है सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग। सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग। ठीक है।
तो सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग भी एक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, यानी कि सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग भी एक योज्य निर्माण तकनीक है। ठीक है, योज्य निर्माण तकनीक समझते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो कि पाउडर पदार्थ, ठीक है, जो कि पाउडर पदार्थ बेसिकली नायलॉन या फिर पॉलीएमाइड को गलाने के लिए लेजर पावर सोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब इस एडिटिंग प्रोसेस में होता क्या है कि हमारे पास ये जो कंपोनेंट हैं, खासकर नायलॉन या फिर पॉलीएमाइड, इनको गलाने के लिए हम लोग लेजर पावर सोर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से या इस प्रक्रिया में लेजर पावर सोर्स को सीधे पाउडर पदार्थ पर, जो कि 3D प्रतिरूप द्वारा निर्मित स्थान के किसी बिंदु पर होते हैं। अब चूँकि जो हमारा 3D प्रोटोटाइप बना रहे होते हैं, उनको हम इन्हीं नायलॉन या फिर पॉलीएमाइड के अणुओं के द्वारा के पदार्थ के द्वारा बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और जहाँ ये उस 3D प्रोटोटाइप के स्थान पर रखे होते हैं, उन पर हम सीधे फोकस कर देते हैं लेजर पावर सोर्स के द्वारा। ठीक है, और वहाँ पर वो डिफ्यूज हो जाते हैं, जिससे पाउडर पदार्थ आपस में मिलकर उसे ठोस संरचना का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, तो ये सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग के द्वारा के मेथड के अंतर्गत सेलेक्टिव लेजर स्मेल्टिंग के समान होता है। तो जो सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग है, ये बेसिकली सेलेक्टिव लेजर मेल्टिंग के समान होता है। ये दोनों लगभग एक जैसी अवधारणा है, एक सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है, और इन कंसेप्ट के अंतर्गत, ठीक है, तकनीकी विश्लेषण में भिन्नता रखते हैं। ठीक है, हालांकि जो सिलेक्टिव लेजर मेल्टिंग है, ये सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग दोनों एक समान जैसे होते हैं, दिखते हैं, लेकिन इनमें जो टेक्निकल एनालिसिस है वो बेसिकली डिफरेंट होती है। ठीक है, सेलेक्टिव लेजर मेल्टिंग के अंतर्गत जो 3D प्रोटोटाइपिंग के यूज के लिए जो हम इस नायलॉन या फिर पॉलीएमाइड पदार्थ को बनाते हैं, इसके द्वारा जो 3D प्रिंटिंग करते हैं, ठीक है, उसमें हम सेलेक्टिव लेजर मेल्टिंग के अंदर उसे पूरी तरह से मेल्ट कर देते हैं। ठीक है, जबकि SLS सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग में उसे सिर्फ सिंटर किया जाता है, पूरी तरह से मेल्ट नहीं किया जाता है, जिससे सेलेक्टिव लेजर मेल्टिंग में पदार्थ के गुण जैसे संरचना, पोरोसिटी एट्सेट्रा बदल जाते हैं। अब चूंकि सेलेक्टिव लेजर मेल्टिंग में हमारा जो कंपोनेंट है वो पूरी तरह से मेल्ट होकर के एक नई स्ट्रक्चर में आ जाता है, तो उसमें जो उसके स्ट्रक्चर्स हैं, यानी जो संरचना है, उसकी कंस्ट्रक्शन है, वो बदल जाती है। लेकिन SLS में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, SLS अपेक्षाकृत नई तकनीक है, यानी जो सेलेक्टिव लेजर मेल्टिंग है उससे भी नई टेक्निक है हमारी सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग, यानी कि SLS। ठीक है, जो अब तक मुख्यतः रैपिड प्रोटोटाइपिंग व कम मात्रा के भागों के लिए किया जाता है, यानी जहाँ कम पार्ट्स में हमें इसको उपयोग करना है, वहाँ इसको हम यूज में लाते हैं। ठीक है, हमारे पास जो नेक्स्ट टेक्निक है वह है लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, इसे हम लोम के नाम से जानते हैं। अब जो लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, ये भी रैपिड प्रोटोटाइपिंग की एक टेक्नोलॉजी है, प्रणाली है, जिसे हेलिसिस इंक द्वारा विकसित किया गया है। इसमें चिपचिपे पदार्थ युक्त कागज़, प्लास्टिक अथवा धातु के पत्तियों को सफलतापूर्वक एक दूसरे से चिपकाया जाता है। ठीक है, और चाकू अथवा लेजर कटर द्वारा आकार में काटा जाता है। इस तकनीक से बने वस्तुओं को संस्करण के बाद मशीनिंग अथवा ड्रिलिंग प्रक्रिया द्वारा अतिरिक्त रूप से सुधारा जाता है। यानी जो हमारे पास लोम है, ठीक है, यानी लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, तो इसके नाम को ही डिटेल में देखें तो समझ में आ रहा है। लेमिनेटेड अर्थात कुछ लेमिनेट किया जा रहा है, चिपकाया जा रहा है, तो इसमें कोई हमारा चिपचिपा गाढ़ा चिकना पदार्थ होता है, जिसकी सहायता से हम कागज़, प्लास्टिक अथवा अन्य जो मेटल लिप्स होती हैं, इनको सफलतापूर्वक एक दूसरे पर लेमिनेट करते जाते हैं और फिर इन्हें सिंपली
किसी लेजर कटर द्वारा या चाकू के द्वारा कई आकार में काट सकते हैं। ठीक है, इस तकनीक से जो ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं उनको बाद में फिर हम पोस्ट मशीनिंग प्रक्रिया की आवश्यकता होती है और उस मशीनिंग प्रक्रिया के द्वारा उसे सुधारा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आती है वह है बॉल 3 से 2 कण विनिर्माण, यानी बॉल 3 to 2 पार्टिकल मैन्युफैक्चरिंग। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है, इसके बारे में ज़रा हम देख लेते हैं जल्दी से। तो ये एक बॉल मिलिंग प्रक्रिया है। ठीक है, जहाँ बॉल मिल में रखा गया पाउडर मिश्रण गेंदों से उच्च ऊर्जा के साथ टक्कर करता है और इस प्रक्रिया को 1960 के अंत में बेंजामिन और उसके सहकर्मियों द्वारा इंटरनेशनल निकल कंपनी में विकसित किया गया था। ठीक है, बॉल मिलिंग, जैसे मिलिंग ऑपरेशंस आपने देखा होगा उस प्रकार से उसमें कटर होते हैं, तो यहाँ इसी तरह से बॉल मिलिंग प्रक्रिया में ये जो इनके बॉल्स हैं ये हाई एनर्जी के साथ एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, टकराते हैं। ठीक है, इस पद्धति में ऑक्साइड कणों जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, Y2O3, THO2 को Ni यानी निकिल आधारित मिश्र धातु में बदला जाता है। ठीक है, Ni बेस अपर एलॉय पारंपरिक पाउडर धातु विज्ञान विधियों यानी कन्वेंशनल पाउडर मेटलर्जी मेथड द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसके लिए ये बॉल 3 से 2 कण निर्माण एक इम्पॉर्टेंट विधि हो जाती है। ठीक है, पदार्थ संश्लेषण के अलावा उच्च ऊर्जा बॉल मिलिंग उन परिस्थितियों में भी किया जाता है जिसमें रासायनिक प्रतिक्रियाओं या तो मिल्ड सॉलिड्स यानी यांत्रिक संक्रियण प्रक्रिया की बढ़ती दर जमीन के पाउडर के प्रतिरूप तापमान कम करके की प्रतिक्रियाशीलता को बदल कर होती है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास पदार्थ संश्लेषण के अलावा उच्च ऊर्जा बॉल मिलिंग यानी कि बॉल 3 to 2 कन्वर्जन के अंतर्गत हम उन परिस्थितियों में भी कर सकते हैं जिसमें रासायनिक प्रतिक्रिया या तो मेल्ट सॉलिड्स की प्रतिक्रिया को बदल कर होती है या फिर मिलिंग के दौरान रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरण करके। ठीक है, इसके अलावा पाउडर बॉल बनाना शुरू करने में चरण परिवर्तनों को प्रेरित करने की एक विधि है जिसमें कणों में सभी समान रासायनिक संरचनाएं होती हैं, अर्थात जो कण सीमित किए जाते हैं उनमें सिमिलर केमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, एलॉइंग प्रक्रिया को अलग अलग उपकरण अर्थात अट्रैक्टर, ग्रेनेटरी मिल या एक क्षैतिज गेंद मिल का उपयोग करके किया जा सकता है। हालांकि इन तकनीकों के सिद्धांत सभी तकनीकों के लिए समान हैं। चूँकि यांत्रिक मिश्र धातु के दौरान पूर्ण ठंडा और फ्रैक्चर होता है, इसलिए मिश्र धातु के क्रम में 2 प्रक्रियाओं के बीच संतुलन स्थापित करना महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ऐसे चीज़ों के लिए इनका उपयोग करते हैं बॉल 3 से 2 का कण का निर्माण, जिनमें हम कन्वेंशनल पाउडर मेटलर्जी मेथड के द्वारा इनका निर्माण नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में अगर देखें तो सामान्य दिशा में मिलिंग बॉक्स की प्रभाव ऊर्जा ग्रेविटेशन त्वरण के कारण 40 गुना अधिक तक मूल्य प्राप्त करती है, इसीलिए बॉल मिल उच्च गति मिलिंग के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो ये कुछ प्रोसेस होती है, इसमें एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल सेक्शन होता है जो लगातार रोटेट करता है। इनके रोटेशन की वजह से ये बॉल्स देखें आपस में जो यहाँ पर हाई एनर्जी के साथ अटैच करते हैं। ये रोटेशन इधर से हो रहा है, इसके अंदर जो बॉल्स हैं छोटे छोटे ये हाई एनर्जी के साथ एक दूसरे से टकराते हैं। ठीक है, और हमारी रिक्वायर्ड बॉल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है अच्छा, यहाँ जो गेंद और पाउडर मिश्रण की गति है वो इसी के डायरेक्शन के अनुसार चेंज होती रहती है। जैसे जैसे ये डायरेक्शन अपना बदलता है मेन सिस्टम उसी के अनुसार इनकी डायरेक्शन भी बदलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे पास कुछ टेक्निक्स थे जो रैपिड प्रोटोटाइपिंग के लिए उपयोगी हैं, और इन टेक्निक्स की सहायता से जो हमारे पास कैड की डिज़ाइन है या कैड के द्वारा डिजिटल डिज़ाइन का निर्माण होता है उसे हम फिजिकल प्रोटोटाइप या फिर फिजिकल मॉडल के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं,
और इस प्रकार से उसकी कंप्लीट एनालिसिस हम आसानी से कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा यहाँ समाप्त होता है, क्योंकि जो प्रोटोटाइपिंग की मेन टेक्निक्स थी उनको हमने यहाँ पर ब्रीफली कंसाइज करके देखा है। ठीक है, कि कैसे SLS यानी सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग और SLM एक दूसरे से मैच करते हैं, अर्थात एक सिंपल कॉन्सेप्ट पर आधारित है। पर जो SLM है उसके अंतर्गत जो हमारे मटेरियल्स थे वो देखा था आपने पूरी तरह से मेल्ट हुए थे, और जो SLS हैं उन्हें ना मेल्ट नहीं किया गया था पूरी तरह से, बशर्ते उनको केवल हीटअप करके द्वारा अटैच किया गया था। तो इसी प्रकार से जो भी मेथड थी, चाहे वो FDM रहा हो जिसे हम FFF के नाम से भी जानते हैं, या फिर SLS रहा हो, या फिर LOM है, या 3D प्रिंटिंग है, इत्यादि के बारे में हमने एक कंसाइज जानकारी प्राप्त की। ठीक है, इसके आगे की अगर डिटेल जानकारी है तो वो नेक्स्ट क्लासों में आएंगी। फ़िलहाल इस चैप्टर में यहीं तक, इसके आगे की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।